लेजिस्लेटिव पावर के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग का टॉपिक राज्य की कार्यपालिका ही है, स्टेट एग्जीक्यूटिव ही है। पार्ट 2 हो गया आज, स्टेट एग्जीक्यूटिव पार्ट 2, और इसमें राज्यपाल की विधायी शक्तियां। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। अब अगर हम लोग राज्यपाल की विधायी शक्तियों की बात करें तो हम लोग इसकी चर्चा ठीक वैसे ही करते हैं जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के विषय में चर्चा की है। बिल्कुल आइडेंटिकल है सारी चर्चा। अगर मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल की विधायी शक्तियों पर टिप्पणी कीजिए तो हमें अध्यादेश के बारे में केवल लिखना होता है। मोटे तौर पर सीधे सीधे हम अध्यादेश की चर्चा करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में राज्यपाल की विधायी शक्तियों के रूप में केवल एक शक्ति लिखी गई है और वह है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति का सारा डिस्क्रिप्शन वैसा ही है जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति के विषय में चर्चा की है, ठीक उसी तरीके से ये राज्यपाल के बारे में वर्णन किया जाता है। तो यहाँ हम लोग जो राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग उस अध्यादेश के अतिरिक्त भी जो अन्य विधायी कार्यों में अपनी भूमिका निभाता है, वो विधायी कार्यों में निभाई जाने वाली भूमिका को हम लोग विधायी शक्तियों के रूप में यहाँ पर चर्चा कर ले रहे हैं। तो पहली बात, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है। ये वैसा ही है जैसे राष्ट्रपति संसद का अंग है, वैसे ही इसे राज्य विधानमंडल का अंग बनाया गया है। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि संसद लोकसभा राज्यसभा दो सदनों से और इसके अलावा राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है, दो सदन और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ऐसे ही जो राज्य का विधानमंडल है वो दो या एक सदन यानी विधानसभा और विधान परिषद या केवल विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है। कैसे विधानसभा विधान परिषद, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे जब राज्य विधानमंडल की चर्चा विस्तार से करेंगे। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है। दूसरी बात, जब राज्य विधानमंडल का अंग है तो राज्य विधानमंडल के गठन में वो अपनी कोई भूमिका निभाएगा तो निभाता है। जैसे राज्य विधान परिषद में वो 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। जैसे राष्ट्रपति करता है राज्यसभा में, वैसे ये 1/6 मेंबर को मनोनीत करता है। किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है? विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा। ये सब वैसा ही है जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ रिपीट हो रहा है। तो विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, ये तो राज्यसभा के लिए भी है, राष्ट्रपति के लिए। एक आधार यहाँ पर बढ़ जाता है राज्यपाल के लिए, वो आधार है सहकारिता आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट। इसका मतलब यह है कि राज्य विधान परिषद में विधान परिषद की जितनी सदस्य संख्या होगी उस सदस्य संख्या का 1/6 राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। किन क्षेत्रों से मनोनीत करेगा? विशेषज्ञता के लिए मनोनीत करता है कि सदन की गतिविधियों में विशेषज्ञता आए। जिन लोगों को विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा या फिर सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो, अनुभव हो, योग्यता रखते हो, ऐसे लोगों को वो मनोनीत कर सकता है। सहकारिता आंदोलन का अर्थ यहाँ पर क्या है? सहकारिता कहते हैं मिलजुल कर कार्य करने की संस्कृति को, उसे सहकारिता कहते हैं। जब मिलजुल कर कार्य करने की संस्कृति के आधार पर कोई उत्पादन इकाई या सेवा देने वाली इकाई चलाई जाती है तो वह सहकारी संस्था कहलाती है। और इस प्रकार हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सहकारी संस्थाओं को बनाना चाहते हैं, क्योंकि सहकारी संस्थाएं सबकी भागीदारी पर निर्भर होती हैं और जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको उतना लाभ होगा, जिसकी जितनी भागीदारी उसका उतना लाभ। सबका साथ सबका विकास, ये सहकारिता का मूल मंत्र है, ये सहकारिता का बेसिक फीचर है, सबका साथ सबका विकास। कि सब अपनी अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे, सब अपनी अपनी भागीदारी निभाएंगे। जो जिस अनुपात में भागीदारी निभाएगा उसको उस अनुपात में पैसा मिलेगा, उस अनुपात में उसकी कमाई होगी। जैसे उदाहरण के रूप में जो मिल्क यूनियंस हैं, ज़्यादातर अगर आप देखो तो वो कोऑपरेटिव एसोसिएशंस हैं, वो सहकारी संस्थाएं हैं। जैसे अमूल का नाम आपने सुना है, तो देश का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, एशिया के सबसे बड़े कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। इसी तरीके से आप जिस स्टेट से आते हैं, आपके स्टेट में भी अलग अलग मिल्क कोऑपरेटिव एसोसिएशंस होंगे, दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां होंगी। जैसे दिल्ली में मदर डेयरी है, उत्तर प्रदेश में पराग है, और भी फिर राजस्थान में सरस है, फिर कहीं सुधा है, कहीं अलग अलग नामों से। इस तरीके से आप देखोगे तो अलग अलग डेयरीज हैं, और इन डेयरीज के माध्यम से जो गोपालक हैं या दुग्ध पशुओं के पालक हैं उनकी एक बेहतर आय हो जाती है। क्यों? क्योंकि दुग्ध सबसे वल्नरेबल आइटम है ना, सबसे संवेदनशील पदार्थ है वो। अगर सबसे सेंसिटिव है, कुछ समय के भीतर अगर उसको यूटिलाइज नहीं किया गया तो तुरंत खराब हो जाता है। इसके अलावा अगर दूध से मिल्क के बाई प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, आइसक्रीम बनती है, दही बनती है, मट्ठा बनता है, पनीर बनता है, न जाने कितनी कितनी चीज़ें बनती हैं, खोआ बनता है, मिठाइयाँ बनती हैं, तो उसके बाई प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर एक किसान के पास मान लो 100-200 गायें हैं और वो उनके दुग्ध उत्पादन के माध्यम से मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, बाई प्रोडक्ट्स तैयार करना चाहता है, तो वो आधुनिक मशीनें भी नहीं लगा सकता, वो बाजार भी नहीं खोज सकता, और उसके लिए जो भी मिल्क प्रोडक्शन है उसकी समय रहते खपत करना बेहद जरूरी है, वरना वो खराब हो जाएगा। तो सहकारी समितियां बन जाती हैं। सभी जितने दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं का पालन करने वाले किसान हैं वो सब उन सहकारी समितियों से अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। सब अपने अपने कंट्रीब्यूशन करते हैं। उस कंट्रीब्यूशन से उन्हें जितना कंट्रीब्यूशन करते हैं उस कंट्रीब्यूशन के मुताबिक सहकारी समितियां उतना उन्हें पेमेंट कर देती हैं। अब किसानों को ना तो दुग्ध के संरक्षण के लिए काम करना है, ना तो उसे प्रिजर्व करना है, उसके परिरक्षण के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए कोई काम नहीं करना। वो उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं सहकारी समितियों के पास, वो प्रिजर्व करेंगी। बाई प्रोडक्ट तैयार करने के लिए पेन नहीं लेना, सहकारी समितियों के पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो उनसे बाई प्रोडक्ट तैयार करेंगी। किसानों को बाजार नहीं खोजना, मार्केट नहीं खोजना कि कहाँ जाकर बेचें, वो सहकारी समितियों का पेन है, वो मार्केट खोजेंगी, उसे बेचेंगी, और जो कमाई होगी उस कमाई का एक हिस्सा किसान ने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है वो किसानों के खाते में जाता रहता है।
तो सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र के आधार पर सहकारी समितियां काम करती हैं। ये कोऑपरेटिव मूवमेंट है, एक तरीके से कह लो, ये सहकारिता आंदोलन है। अगर हमने स्वतंत्रता के बाद पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में इसी तरीके से सहकारी आधार पर हमने कृषि की होती, सहकारी आधार पर हमने बागवानी की होती, सहकारी आधार पर हमने फलों का उत्पादन किया होता, सहकारी आधार पर ही अन्य बाकी जो सारी चीज़ें हैं, शहद का उत्पादन है, मत्स्य पालन है, और इस सारी चीज़ें अगर हम सहकारी आधारों पर हमने ग्रामीण क्षेत्रों में की होती, यहाँ तक कि जो कुटीर उद्योग है अगर हमने उनको सहकारिता के आधार पर, कॉटेज इंडस्ट्री को अगर हमने प्रमोट किया होता, तो आज हमारे गाँव विकसित होते, डेवलप्ड होते। भाई दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में नंबर 1 है। नकली दूध का भी कमाल है उसमें, क्योंकि तमाम आप देखो छापे पड़ते रहते हैं और नकली दूध हज़ार हज़ार लीटर 500 लीटर बरामद किया जाता रहता है। तो वो अब भारत के कुछ लोगों की स्पेशलिटी है कि कोई भी काम करेंगे तो उसमें कुछ गलत करने वाले लोग जरूर जुड़ जाते हैं। ये बेहद दुखद की बात है, ये बेहद दुख की बात है कि समाज में ऐसे लोग हैं जो अच्छा करने के साथ साथ बुरा करने की सोच रखते हैं, और कहीं कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें बुरा करने वाले लोग जरूर जुड़ जाएंगे, अपने आप जुड़ जाएंगे। तो ये चिंता की बात है। ये समाज में अगर हम लोग मोरालिटी डेवलप करें, नैतिकता का विकास करें, लोगों को अच्छी शिक्षा क्या दें, क्योंकि शिक्षित ही लोग ये सारा घोटाला और सारी गड़बड़ियाँ कर रहे हैं। जागरूक बनाएं, शिक्षा दे ना दें लेकिन कम से कम समझदार बनाएं, जागरूक बनाएं। तो ऐसी दशा में हम इस तरीके की जो गड़बड़ियां हैं उन गड़बड़ियों को रोक सकते हैं। क्योंकि आप अगर दूध में मिलावट कर रहे हैं तो उससे आप अपने भी परिवार का भविष्य खराब कर रहे हैं और देश का भी भविष्य खराब कर रहे हैं, क्योंकि नाना प्रकार की बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाएंगे, तो लोगों का भविष्य ही खराब होगा। तो ऐसी दशा में इन चीज़ों पर कठोरता से नियंत्रण करने की जरूरत है। इसके लिए हमने फूड एडल्ट्रेशन एक्ट बनाया है, और इस फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत जो फूड अधिकारी हैं, फूड कमिश्नर हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं, उनको पुलिस जैसी शक्तियां दी गई हैं कि वे छापेमारी करें और छापेमारी करके ऐसे लोगों को अरेस्ट करें, उनके ऊपर मुकदमा चलाएं हैं। लेकिन वहाँ भी करप्शन है, पैसा लेकर बैठ जाते हैं वो सब, क्योंकि जितने भी मिठाई की दुकानें हैं, नमकीन की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, सब इनके अधीन आते हैं। जाकर के छापेमारी करो और देखो कि कहीं भी मिलावट वाला या गुणवत्ताहीन तरीके से कोई भी खाद्य पदार्थ मार्केट में बिकने ना पाए। इतना बड़ा कारोबार है खाद्य पदार्थों का, तो इतना बड़ा रिश्वत का भी दायरा है खाद्य पदार्थों का। मैं नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन अधिकांश तो लोग हैं ही इस तरीके से जो गड़बड़ियाँ करते हैं यहाँ पर। मैं एक बार एक बच्चा मेरे पास आया, बहुत काफ़ी पहले की बात है, उसने मुझसे कहा कि सर मुझे फूड इंस्पेक्टर बनना है। तो मैं बड़ा चिंतित हुआ कि भाई आदमी आईएएस और पीसीएस बनने के लिए बात करता है, ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 4 तरीके की कैटेगरी में सेवाएं होती हैं। तो ग्रुप सी की पोस्ट है फूड इंस्पेक्टर। तो मैंने उससे पूछा कि तुम फूड इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हो? बोला सर मेरे मामा है फूड इंस्पेक्टर। हमने कहा इससे क्या हुआ, तुम उनके ऑफिसर बनो, तुम पीसीएस और आईएएस के लिए ट्राई करो। बोले नहीं सर मुझे फूड इंस्पेक्टर बनना है। तो मैंने पूछा क्यों बनना है, केवल फूड इंस्पेक्टर क्यों बनना है? उसने कहा सर मेरे मामा के पास आगरा में कई मकान हैं, कई कारें हैं, महंगी महंगी कारें हैं। तो मैंने उस बच्चे को समझाया, मैं समझ गया कि गुमराह हो गया बच्चा। फिर मैंने उसे समझाया, मैंने कहा तुम्हारे मामा लुटेरे हैं, तुम्हारे मामा भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार से ये संपत्तियां बनाई हैं। क्योंकि ग्रुप सी के कर्मचारी के पास इतनी हैसियत नहीं होती कि वो कई मकान बना ले, आलिशान कई मकान बना ले, बंगले खरीद ले, कई कारें खरीद ले, महंगी कारें खरीद ले, वो नहीं कर सकता। तो उन्होंने रिश्वत की कमाई से किया है। तब उसको समझ में आया कि अच्छा ये तो गड़बड़ हो गई। तो उसने कहा नहीं नहीं सर आप जो कह रहे हैं वही ठीक है, मैं उसकी तैयारी करूंगा। तो बच्चे इतने मासूम होते हैं, उन्हें पता नहीं होता। और दूसरी ओर देखें तो हमने सिस्टम बनाया है रोकने के लिए कि हम इन सब चीज़ों का करप्शन रोक सकें, कोऑपरेटिव मूवमेंट को हम प्रमोट कर सकें, सारी चीज़ें। लेकिन आज़ादी के बाद ये दुखद पहलू रहा कि सरकारों ने इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रमोट नहीं किया। जो कोऑपरेटिव कमेटीज बनी वो केवल और केवल दुग्ध उत्पादन तक सीमित होकर रह गई, और यही कारण है कि इन कोऑपरेटिव कमेटीज के योगदान के कारण हम विश्व में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है, आज भी है। अगर हम लोगों ने हर क्षेत्र में कोऑपरेटिव कमेटीज बनाई होती, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई होती, तो हम लोग हर क्षेत्र में और बेहतर कर पाते। फिलहाल अब धीरे धीरे जागरूकता शुरू की गई है। भारत सरकार के अधीन एक सहकारिता मंत्रालय बना दिया गया है। हालांकि सहकारिता स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने इनिशिएटिव लेते हुए एक मंत्रालय बनाया है जिससे राज्यों में सहकारी समितियों को प्रमोट किया जा सके। तो ये सहकारिता है जो मैंने एक्सप्लेन किया, सहकारिता आंदोलन का आशय ये है। तीसरी बात, अब जो राज्यपाल है, जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि वो लोकसभा और राज्यसभा के सत्र बुलाता है, बैठकों का आयोजन करता है, समापन करता है, ठीक उसी तरीके से सारे अधिकार यहाँ भी दिए गए। राज्यपाल विधानमंडल के सत्र आहूत करता है। आहूत करना मतलब बुलाना, सम्मन करना। हमने लिखा है ये बातें पहले, इसलिए ठीक वैसा ही है जैसे राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। सत्रावसान करता है, प्रोरोगेट करता है, सत्र की बैठक को समाप्त घोषित कर सकता है, और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का विघटन कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। विधानसभा को डिसॉल्व कर सकता है, विघटन कर सकता है। ये सारे प्रावधान आर्टिकल 174 में है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 174 में है कि वह राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है, और विधानमंडल और विधानसभा का विघटन कर सकता है। ये सभी आर्टिकल है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है, आर्टिकल 168 है। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये आर्टिकल 171 है। तो चौथी बात, राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को संबोधित कर सकता है। ये वैसा ही है जैसे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। किस आर्टिकल में पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में, याद करो। आर्टिकल 86 में पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में। ये आर्टिकल 85 था राष्ट्रपति के बारे में, विधानसभा लोकसभा के विघटन वाला। यहाँ पर 174 है। राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को संबोधित कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, आर्टिकल 86 था। ये आर्टिकल यहाँ पर, ये यहाँ पर आर्टिकल 175 है। राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को संबोधित कर सकता है एवं सदनों को संदेश भेज सकता है, मैसेज भेज सकता है।
ये वहाँ आर्टिकल 86 था, बिल्कुल आइडेंटिकल है सारी चीज़ें। वहाँ आर्टिकल 86 था, यहाँ आर्टिकल 175 है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था राष्ट्रपति का अनिवार्य संबोधन, कि राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करता है सदन को, आर्टिकल 87 में। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आर्टिकल 176 है। फिफ्थ पॉइंट, राज्यपाल का विशेष संबोधन। इस विशेष संबोधन को हम लोग अनिवार्य संबोधन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि 2 अवसरों पर वो राज्य विधानसभा में भाषण जरूर देता है। रिपीटिशन हो रहा है, जैसे राष्ट्रपति के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रपति संसद को 2 अवसरों पर अवश्य संबोधित करता है, वैसे ही राज्यपाल राज्य विधानमंडल को 2 अवसरों पर अवश्य संबोधित करता है। आर्टिकल 176। कौन से 2 अवसर हैं? 2 अवसर हैं। कौन से 2 अवसर हैं? पहला, प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र। कैसे आयोजित होता है, चर्चा कर चुके हैं हम लोग। जब हर वर्ष का पहला सत्र आयोजित होता है तो राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। वर्ष का मतलब यहाँ कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर नहीं है, यानी 1 जनवरी से शुरू होने वाला वर्ष है। और दूसरी बात, साधारण निर्वाचन के पश्चात जनरल इलेक्शन, आम चुनाव जिसे कहते हैं। तो जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसको आम चुनाव कहते हैं, लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव कहते हैं, साधारण निर्वाचन कहते हैं, जनरल इलेक्शन कहते हैं। साधारण निर्वाचन के पश्चात विधानसभा की प्रथम बैठक या प्रथम सत्र, पहला सेशन जो कंडक्ट होगा आफ्टर जनरल इलेक्शन ऑफ विधानसभा, तो ये राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। तो ये राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंग हैं, विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही ये सारी बातें आती हैं। हालांकि हमने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत केवल एक बात लिखी गई है, केवल एक प्रावधान लिखा गया है। इसके अलावा कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किए जाते हैं, जैसे धन विधेयक है। कुछ विधेयक राज्यपाल की अनुमति से पेश होंगे विधानमंडल में, जैसे धन विधेयक। वहां भी धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होता है, तो यहां भी धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से पेश होगा। बिल्कुल आइडेंटिकल है चीजें। इसके अलावा जब विधानमंडल से कोई भी विधेयक पारित होगा तब उसे राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाएगा, और राज्यपाल की अनुमति से ही कोई विधेयक कानून बनेगा। राज्यपाल की अनुमति ली जाएगी और राज्यपाल की अनुमति से ही किसी विधेयक को कानून का दर्जा मिलेगा। तो राज्यपाल की अनुमति से ही कोई विधेयक कानून बनेगा, जैसे राष्ट्रपति की अनुमति से संसद के द्वारा पारित विधेयक कानून बनता है। कैसे राज्यपाल विधेयकों पर अनुमति देता है? जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति के विषय में पढ़ा था, राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति देता है तो किस आर्टिकल के अंतर्गत देता है? आर्टिकल 111 हम लोगों ने लिखा है। तो ठीक उसी तरीके से राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति, आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 200, अनुच्छेद 200। तो आर्टिकल 200 बताता है कि राज्यपाल विधेयकों पर अनुमति कैसे देता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति के विषय में आर्टिकल 111 पढ़ा था, थोड़ा सा अंतर है केवल। तो राज्यपाल विधेयक को अनुमति दे सकता है अगर कोई विधेयक विधानमंडल ने पारित कर दिया तो वो राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, और जब राज्यपाल परमिशन देगा, अपनी अनुमति देगा, तभी वह विधेयक कानून बनेगा, अन्यथा वो कानून नहीं बनेगा। तो जब राज्यपाल के पास कोई विधेयक भेजा जाएगा तो राज्यपाल के पास 4 तरीके के ऑप्शन हैं कि उन विधेयकों का वो क्या कर सकता है। पहला ऑप्शन ये है कि वह विधेयकों को अनुमति दे सकता है। दूसरा ऑप्शन है वह विधेयक पर अनुमति रोक सकता है। तीसरा ऑप्शन है वह विधेयक को, ये वैसा ही है जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति के विषय में पढ़े हैं, कोई अंतर नहीं है, विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। वहां राष्ट्रपति भेजता था संसद के पास, यहां राज्यपाल भेजता है राज्य विधानमंडल के पास, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। किंतु हम लोग जानते हैं कि एक विधेयक ऐसा है जिसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता। वो कौन सा विधेयक है? वहां भी हम लोगों ने पढ़ा है राष्ट्रपति के संदर्भ में, वही यहाँ लागू है। धन विधेयक है वह विधेयक। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता। क्यों? क्योंकि धन विधेयक के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की है कि धन विधेयक में किसी भी तरीके का डिले अलाउड नहीं है, किसी भी तरीके की देरी अलाउड नहीं है, तो धन विधेयक को छोड़कर। और चौथी बात, राज्यपाल विधेयक को, ये 3 बातें तो वैसे ही हैं जैसे राष्ट्रपति के बारे में 111 में पढ़ा है, ये एक एडिशनल है कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये 4 तरीके की पावर हैं, 4 तरीके की शक्तियां हैं जो राज्यपाल उपयोग में ला सकता है। अब इन शक्तियों के प्रयोग का परिणाम क्या होता है? यहां तो वैसा ही है जैसे राष्ट्रपति में था, विधेयक को अनुमति दे सकता है। तो अगर राज्यपाल विधेयक को अनुमति देगा तो विधेयक बिल कानून बन जाएगा। अगर राज्यपाल विधेयक पर अनुमति रोक लेता है तो स्वाभाविक सी बात है, विधेयक
कानून नहीं बनेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में समझा है और लिखा है, ठीक वैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। और तीसरी बात कि विधेयक को यदि राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया है तो राज्य विधानमंडल चाहे तो उसे दोबारा राज्यपाल के पास भेज सकता है। अब अगर राज्य विधानमंडल उसे दोबारा राज्यपाल के पास भेजता है, चाहे वह उसमें संशोधन करे या न करे, तो राज्यपाल के लिए अनुमति देना बाध्यकारी है। ये हम लोग वहां चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रपति वाले में ठीक वैसा ही है। विधेयक के पुनर्विचार के बाद वापस आने पर वह अनुमति नहीं रोकेगा, वह अनुमति अवश्य देगा, वह अनुमति तब नहीं रोक सकता। तो ये तीन बातें तो ठीक वैसी ही हैं जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति के विषय में पढ़ी थी, बस संदर्भ यहाँ केवल राज्यपाल का हो गया, बाकी सब कुछ एज इट इज है। इसके बाद जो चौथी बात है कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल आरक्षित कर सकता है, ये नई बात है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको कि अगर अब यहाँ पर दो तरीके के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला यह है कि अगर राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेता है तो फिर उस विधेयक का क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि कौन कौन से विधेयक हैं जिसे राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, वे कौन से विधेयक हैं जो विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। ये दो बातें हैं, दो क्वेश्चन हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग लेते हैं। तो पहली बात हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन से विधेयक आरक्षित किए जा सकते हैं। कौन से विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। कौन से विधेयक राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल आरक्षित कर सकता है। अब इसकी कोई लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन उपलब्ध नहीं करा था, केवल एक बात बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब विधेयक उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट की शक्तियों में कमी से संबंधित हो। आर्टिकल 200। केवल एक विधेयक का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है और वह है कि अगर राज्य का विधानमंडल ऐसा कोई विधेयक पारित करता है जिसमें उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी का प्रावधान है, हाईकोर्ट की शक्तियों में कमी का प्रावधान है, तो ऐसे विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेगा। तब ऐसे विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेगा। कौन सा? जिसमें हाईकोर्ट की शक्तियों में कमी करने से संबंधित कोई भी प्रावधान हो। इसके अलावा कौन कौन से विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, इसका कोई प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह राष्ट्रपति का विवेक है और यह राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के बीच झगड़े का एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कारण है। जैसे आपने देखा है, मैं लिखाऊंगा इसको आगे चल करके, अभी जब मेन एग्जामिनेशन के लिए भूमिका और विवाद लिखाएंगे राज्यपाल की, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि जैसे राज्यों के विधानमंडलों ने यह विधेयक पारित किया कि राज्यपाल को राज्यों के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, चांसलर के पद से हटा दिया जाए और मुख्यमंत्री स्वयं चांसलर बन जाए। तो अच्छी बात तो नहीं है। राज्यपाल ही विश्वविद्यालयों का चांसलर रहा है। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनका चांसलर राष्ट्रपति होता है, जो राज्यों के विश्वविद्यालय है उनका चांसलर राज्यपाल होता है। ये संविधान लागू होने के बाद से ये व्यवस्था चली आ रही है, तो ये व्यवस्था अच्छी है, कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक प्रधान है और वो हमारे शिक्षा के मंदिर है। विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल ये हमारे शिक्षा के मंदिर है, इनकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। यहाँ पर दलीय राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब क्या कहें, कुछ राज्यों ने इस तरीके के कदम उठाए, तो जब राज्यों ने कदम उठाए तो राज्यपालों ने या तो अपने पास पेंडिंग रखा है कि भाई हम अनुमति नहीं दे रहे हैं। अब कितने समय तक पेंडिंग रख सकते हैं, ये कोई समय सीमा नहीं है। हमने पहले भी चर्चा की है कि राष्ट्रपति के पास, जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक विचार के लिए आता है तो इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई गई है कि कब तक वह विधेयक को अपने पास पेंडिंग रख सकता है। इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ऐसे ही राज्यपाल के लिए भी कोई समय सीमा नहीं है कि कब तक पेंडिंग रखेगा। तो कुछ राज्यों ने पेंडिंग रख लिया और कुछ राज्यों के राज्यपालों ने उसे प्रेसिडेंट के लिए विचार के लिए आरक्षित कर लिया। जब प्रेसिडेंट के लिए विचार के लिए आरक्षित कर लिया तो प्रेसिडेंट ने भी कोई निर्णय नहीं लिया। अभी हम बताते हैं कैसे प्रेसिडेंट निर्णय लेता है। तो पता चला मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच झगड़ा शुरू हो गया। जैसे आप देखो पश्चिम बंगाल में दीदी और दादा के बीच झगड़ा बहुत ज्यादा है। वहाँ के राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री के बीच विवाद बहुत मुखरित है। एक दूसरे के ऊपर एफआईआर की नौबत आ गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के ऊपर एफआईआर करने की धमकी दे दी। हालांकि नहीं हो सकती, वो फर्जी बातें हैं, क्योंकि राज्यपाल जब तक संवैधानिक पद पर है, आर्टिकल 361 कल हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है कि जब तक राज्यपाल के पद पर है तब तक राज्यपाल पर कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता। लेकिन राज्यपाल पर एफआईआर करने की कोशिश की गई, पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो स्वाभाविक सी बात है, संविधान के विपरीत है, संविधान के विरुद्ध है, इसलिए वो कामयाबी नहीं मिली उसमें। तो झगड़े इतने बढ़ जाते हैं। केरल में तो जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के काफिले पर जानलेवा हमला कर दिया, यानी राज्यपाल को जान से मारने की कोशिश की गई। ये जो अभी आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं, केरल में जो दल है, जिस दल की सरकार है, वामपंथी दल की सरकार है, उन्होंने तो राज्यपाल पर जानलेवा हमला कर दिया। और जिन लोगों ने जानलेवा हमला किया, चूंकि वो राज्य में शासन करने वाले दल के पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, पुलिस ने एफआईआर भी नहीं लिखी। वो तो जब राज्यपाल भवन जा करके उन्होंने आदेश पारित किया, राज्यपाल ने आदेश पारित किया, तब राज्यपाल के आदेश से एफआईआर लिखी गई, और वो भी हल्की फुल्की धाराओं में, हल्की फुल्की धाराओं में। इतने हालात खराब हो जाते हैं राज्यों में। हालांकि ये सब राजनीतिक पतन के परिचायक हैं। ये उदाहरण ये दर्शाते हैं कि विगत वर्षों में राजनीतिक पतन हुआ है, क्योंकि इस सीमा तक राजनीति नहीं गिरनी चाहिए कि आप राज्यपाल पर जानलेवा हमले कराएं, आप राज्यपाल पर एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करें। ये तो राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा है। ये ऐसी अपेक्षा हम लोग नहीं कर सकते राजनीति से, क्योंकि आप अपने स्वार्थ के लिए संवैधानिक धज्जियां उड़ा रहे हैं। और केरल में तो वहां की सरकार ने एक और बड़ा नायाब काम किया, विदेश सचिव अपॉइंट कर लिया। विदेश मामले भारत सरकार के विषय हैं, यूनियन सब्जेक्ट का, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है।
तो जो चीज़ यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है उस पर स्टेट रोल प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं यूनियन लिस्ट में भारत सरकार को, स्टेट लिस्ट में राज्य सरकारों को, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो विदेश मामले यूनियन लिस्ट में है, लेकिन केरल की सरकार ने विदेश सचिव नियुक्त कर लिया। ये तो वही बात है कि झगड़ा करने वाली बात है कि हम तुमसे झगड़ा करेंगे, देखें तुम हमारा क्या कर लेते हो। एक झापड़ और मारेंगे, देखिए तुम हमारा क्या कर लेते हो। अच्छा, इस पर कुछ नहीं किया, चलो एक और मुक्का मारेंगे इस बार, देखिए तुम हमारा क्या कर लेते हो। तो ये तो अजीब सी बात है, इस प्रवृत्ति से बाहर आना होगा, ये ठीक नहीं है। संविधान ने सबके लिए दायरा तय कर रखा है, सबके लिए भूमिकाएं तय कर रखी हैं, सबके लिए जिम्मेदारियां निश्चित कर रखी हैं। हमको उन संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा, अपने दायित्वों को निभाना होगा। फिलहाल इन बातों की चर्चा हम लोग आगे मेन एग्जामिनेशन वाले एनालिसिस में करेंगे, उसको लिखेंगे। तो हम यहाँ बता रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक प्रोविजन दिया गया है कि जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी से संबंधित हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेगा। शेष कोई प्रावधान नहीं है, अन्य प्रावधानों का वर्णन नहीं है, अन्य प्रावधानों का संविधान में वर्णन नहीं है। यह राज्यपाल का विवेक है, यह राज्यपाल का विवेक है कि राज्यपाल किन विषयों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है। लेकिन यह भी निश्चित है कि राज्यपाल को अपने इस विवेक का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जब राज्यपाल को अपने विवेक के आधार पर, अपनी मर्जी के आधार पर, मेरी मर्जी, तो जब राज्यपाल को अपनी मर्जी के आधार पर काम करना है, अपने विवेक के आधार पर काम करना है, तो विवेक का भी सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए सोली सोराब जी के अनुसार, सोली सोराब जी देश के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, महान्यायवादी रह चुके हैं, संवैधानिक पद है, महान्यायवादी का पद संवैधानिक पद है, हम लोगों ने पढ़ा है जब संघ की कार्यपालिका पढ़ रहे थे। तो सोली सोराब जी अटॉर्नी जनरल थे भारत सरकार के, उन्होंने अपनी बुक लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन पर, गवर्नर पर, और उन्होंने अपनी बुक में बताया है। तो सोली सोराब जी के अनुसार निम्नलिखित विधेयकों को राज्यपाल आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। कौन से विधेयक? पहली बात, जब वे संविधान के विरुद्ध हो, अल्ट्रा वायरस हो, लैटिन भाषा का शब्द है अल्ट्रा वायरस। इसका मतलब होता है कि संविधान के विपरीत हो, संविधान का उल्लंघन करता हो, संविधान के विपरीत हो। तो जब व्यवस्था के विपरीत हो यानी संविधान के विपरीत हो तब आरक्षित कर सकता है। दूसरी बात, जब वे नीति निदेशक तत्व के विपरीत हो। अब आप कहोगे कि नीति निदेशक तत्व तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखे गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, तो नीति निदेशक तत्वों को अलग क्यों लिखा गया? हम आपको बताएंगे आगे चल करके कि नीति निदेशक तत्वों का पालन राज्य के लिए, सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं होता। इसका मतलब है कि नीति निदेशक तत्वों का उल्लंघन किया जा सकता है, किया है सरकारों ने, समय समय पर किया है। तो नीति निदेशक तत्वों का उल्लंघन किया जा सकता है। तो अगर नीति निदेशक तत्वों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे विधेयक को भी राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन सरकारें कर सकती हैं अगर मनमाने तरीके से कार्य कर रही हो तो। जब वे राष्ट्रहित के विपरीत हो, जब वे लोकहित के विपरीत हो, और अंतिम बात, जब वे संपत्ति के अनिवार्य अर्जन यानी आर्टिकल 31 क्लॉज ए से संबंधित हो। इसका मतलब क्या है? जब वे संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित हो, अर्जन मतलब प्राप्त करना, तो संपत्ति के अनिवार्य अर्जन का मतलब है संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित हो। तो जब संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित हो, जैसे सरकार सड़कें बनाती है, स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, तो सरकारों को जमीन चाहिए, तो सरकार अपना प्रोजेक्ट तैयार करती है, उस प्रोजेक्ट के अधीन जिनकी जमीनें आ जाएंगी सरकार जमीनें ले लेगी, अनिवार्य रूप से ले लेगी, लेकिन बिना मुआवजा दिए नहीं लेगी। सरकार मुआवजा देगी, कंपनसेशन देगी, और कंपनसेशन के साथ आपकी जमीन ली जा सकती है। तो इसको कहते हैं अनिवार्य अर्जन, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। इसको बोलचाल में कहते हैं भूमि अधिग्रहण। तो इसके लिए कानून बनाया गया है और उसी कानून के अधीन भूमि अधिग्रहण किया जाता है। तो अगर कोई भी ऐसा विधेयक पारित किया जाता है राज्य विधानमंडल के द्वारा जिसमें भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ कोई प्रावधान है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 31 क्लॉज ए यही वह अनुच्छेद है जो सरकार को यह अधिकार देता है कि वह लोगों की जमीनें अधिग्रहित कर सकती है, और उसको कुछ मूलाधिकारों के आधार पर चैलेंज नहीं किया जाएगा। वो हम लोग आगे विस्तार करेंगे, पढ़ेंगे। तो अगर भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई विधेयक है जिसको संपत्ति का अनिवार्य अर्जन कहते हैं, तो ऐसा विधेयक भी राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। ये सारी लिस्ट सोली सोराब जी ने बनाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अब इसके बाद एक प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल गया कि कौन कौन सा विधेयक राज्यपाल आरक्षित कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक विधेयक की बात करता है, बाकी राज्यपाल की अपनी मर्जी है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि विधेयक आरक्षित करने की प्रक्रिया क्या होगी? अगर राज्यपाल ने विधेयक को आरक्षित कर लिया है तो उस आरक्षित विधेयक का क्या होगा? राष्ट्रपति उस पर कैसे निर्णय लेगा? तो आर्टिकल 201 राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक आर्टिकल 201 बताता है कि अगर राज्यपाल ने किसी विधेयक को आरक्षित कर लिया है तो उस विधेयक पर क्या कार्यवाही की जाएगी।
उस विधेयक पर क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या कार्यवाही की जाएगी, ये आर्टिकल 201 बताता है। तो आर्टिकल 201 कहता है कि अगर किसी विधेयक को राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर लिया है तो यहाँ राष्ट्रपति के पास 3 अधिकार हैं। राष्ट्रपति के पास 3 अधिकार हैं। अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है। तो अगर राष्ट्रपति ने अनुमति दे दिया तो विधेयक कानून बन जाएगा। अगर राष्ट्रपति ने अनुमति रोक ली तो विधेयक कानून नहीं बनेगा। राज्यपाल ने जिस विधेयक को आरक्षित किया राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति अनुमति दे भी सकता है, अनुमति रोक भी सकता है। इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति विधेयक को टिप्पणी के साथ राज्यपाल को वापस भेजेगा। राज्यपाल ने अगर राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित कर लिया तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर टिप्पणी लिखेगा। टिप्पणी का मतलब है कि वह क्या संशोधन चाहता है, इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए। ये राष्ट्रपति की अपनी मर्जी नहीं होती, ये राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही ये कार्य करता है। तो विधेयक पर टिप्पणी के साथ राज्यपाल को वापस भेजेगा और राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। राष्ट्रपति वापस भेज देगा राज्यपाल के पास, उस पर कमेंट लिखेगा कि क्या क्या संशोधन इसमें हो सकते हैं, होने चाहिए, और फिर राज्यपाल उस विधेयक को राज्य विधानमंडल में फिर से रखवाएगा। अब जब राज्य विधानमंडल में फिर से रखवाया जाएगा तो राज्य विधानमंडल के पास ऑप्शन है कि राज्य विधानमंडल उसे जाने दे, अरे छोड़ो बहुत हो गया, इसे यहीं छोड़ देते हैं। तो राज्य विधानमंडल ड्रॉप कर सकता है कि छोड़ो जाने दो, इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इसके अलावा राज्य विधानमंडल उस पर एक्शन ले सकता है। क्या एक्शन ले सकता है? राज्य विधानमंडल विधेयक प्राप्त करने की तिथि से, जिस तारीख को विधेयक प्राप्त करेगा विधानमंडल में, जिस तारीख को पेश किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा जब भेजा जाएगा तो राज्य विधानमंडल विधेयक प्राप्त करने की तिथि से 6 माह के भीतर, जिस तारीख को विधेयक मिला है उस तारीख से 6 महीने के भीतर चर्चा करनी होगी। 6 महीने के भीतर, 6 माह के भीतर चर्चा करेगा। अब राज्य विधानमंडल 6 महीने के भीतर चर्चा करेगा और 6 महीने के भीतर चर्चा करके उसे पारित करेगा। पारित करने में चाहे वो संशोधन करे या ना करे, उसकी मर्जी, राष्ट्रपति के पास भेज देगा। राष्ट्रपति के पास भेज देगा। अगर 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल ने उस पर चर्चा कर ली और जैसा राष्ट्रपति ने चाहा है संशोधन कर लिया, तब तो समझ लो कानून बन गया, कानून बनने का रास्ता तैयार हो गया। अगर उसने नहीं किया तो फिर राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, राष्ट्रपति अनुमति रोक सकता है। अनुमति दे देगा तो कानून बन जाएगा, अनुमति रोक लेगा तो कानून नहीं बनेगा। यानी गेंद पूरी तरीके से राष्ट्रपति के पाले में चली जाती है। राष्ट्रपति जैसा डिसाइड करेगा वैसा ही कानून बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये विधेयकों पर अनुमति देने की प्रक्रिया है कि कैसे राज्यपाल विधेयकों पर अनुमति देता है और कैसे कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जाते हैं और राष्ट्रपति उन पर अनुमति देता है या नहीं देता है। तो ये विधेयकों पर अनुमति देने की व्यवस्था हो गई। अब इसके बाद हम लोग अगली विधायी शक्ति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति की चर्चा करेंगे, जो अगली विधायी शक्ति है, और कॉन्स्टिट्यूशन में विधायी शक्ति के नाम पर केवल यही लिखी ही गई है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 213, पावर टू प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस। अब ये ठीक वैसा ही है जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति के संबंध में पढ़ रखा है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सब कुछ वैसा ही है, जहां संसद था वहां राज्य विधानमंडल हो जाता है, जहां संघ सूची है वहां राज्य सूची हो जाती है, सब कुछ वैसा ही है, कोई अंतर नहीं रह जाता। जो केसेस वगैरह हैं, केसेस भी सिमिलर हैं। जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति पर लागू होते हैं, वही राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति पर भी लागू होते हैं। डीसी वाधवा हमने लिखा है, वहां पर पढ़ा है, डीसी वाधवा का जजमेंट राष्ट्रपति के लिए भी है, राज्यपाल के लिए भी है। ए.के. रॉय का जजमेंट राष्ट्रपति के लिए भी है, राज्यपाल के लिए भी है। कूपर का जजमेंट राष्ट्रपति के लिए भी है, राज्यपाल के लिए भी है, क्योंकि अध्यादेश जारी करने की शक्तियां दोनों को दी गई हैं, राष्ट्रपति को भी दी गई हैं, राज्यपाल को भी दी गई हैं। जो कमियां वहां हम लोगों ने पढ़ी है, ये शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन करता है, वही कमी यहाँ भी अप्लाई होती है। सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है। फिर भी हम लोग समझ लेते हैं थोड़ी सी बात, अध्यादेश का अर्थ क्या है, महत्व क्या है, ये सब कुछ वैसा ही है जैसे हम लोगों ने वहां पर पढ़ा है। हमने आपको बताया था अध्यादेश कहते किसे हैं। अध्यादेश कार्यपालिका के द्वारा की जाने वाली घोषणा है, जिसका महत्व और प्रभाव संसद के द्वारा बनाए गए कानून जैसा होता है। कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक इसी तरीके से राज्यों के संबंध में जब हम अध्यादेश की बात करते हैं, तो अध्यादेश कार्यपालिका के द्वारा यानी राज्यपाल के द्वारा की गई ऐसी घोषणा है जिसका महत्व और प्रभाव राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून जैसा होता है।
क्योंकि कानून बनाने का आधार लेजिस्लेचर को है, कानून बनाने का अधिकार लेजिस्लेचर को दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ संसद और राज्य विधानमंडल हमेशा बैठक में होते नहीं है, बीच बीच में बैठक में होते हैं। जब ये बैठक में नहीं है, जब इनका सत्र नहीं चल रहा है और कानून बनाने की आवश्यकता है, तब ऐसी दशा में कानून बनाने के कार्य को कैसे पूरा किया जाएगा? तो इसी गैप की भरपाई करने के लिए, इसी अंतराल को भरने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है, हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा, जो आर्टिकल 123 में वर्णित है। राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है वो उसी के आइडेंटिकल है जो आर्टिकल 213 में दी गई है। तो राज्यपाल तब अध्यादेश जारी करेगा, तब अध्यादेश जारी करेगा जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो, जब राज्य का विधानमंडल सत्र में ना चल हो, यानी राज्य की जो विधानमंडल की बैठकें हैं वो ना चल रही हों। जब राज्य के विधानमंडल की बैठकें नहीं चल रही होंगी तो कानून बनाना संभव नहीं होगा। और जब कानून बनाना संभव नहीं होगा और कानून किसी विषय पर बनाना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग करता है। तो राज्यपाल तब अध्यादेश जारी करेगा जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो। किन विषयों पर अध्यादेश जारी किया जाएगा? जैसे राष्ट्रपति किन विषयों पर जारी करता है? जिन पर संसद को विधि बनाने की शक्ति है। तो राज्यपाल उन विषयों पर अध्यादेश जारी किया जा सकेगा जिन पर राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है उन्हीं विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, क्योंकि राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति की सहविस्तारी है, या समानांतर है, या पूरक है। तो अध्यादेश जब जारी किया जाएगा तो उस अध्यादेश का होगा क्या? जब राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देता है, तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने के बाद क्या होगा? तो जब राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा तो अध्यादेश राज्य विधानमंडल के सत्र आहूत करने पर, सत्र बुलाए जाने पर, राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाए जाने पर प्रस्तुत होगा, क्योंकि अध्यादेश का पारित होना जरूरी है। अध्यादेश का पारित होना जरूरी है। तो जैसे ही राज्य विधानमंडल की अगली बैठक बुलाई जाएगी, उस अगली बैठक में इस अध्यादेश को पेश किया जाएगा, इस अध्यादेश को प्रस्तुत किया जाएगा। और यदि अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर पारित हो तो कानून बन जाएगा। जिस तारीख को बुलाया गया है राज्यपाल के द्वारा, जिस तारीख को राज्यपाल के द्वारा सत्र बुलाया गया है, उस तारीख से 6 महीने के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर इसे पारित करना होगा। अगर 6 सप्ताह के भीतर पारित नहीं किया गया तो वहीं खत्म हो जाएगा, दम तोड़ देगा। लेकिन अगर 6 सप्ताह के भीतर पारित कर दिया गया तो 6 सप्ताह के भीतर पारित कर देने पर यह कानून बन जाएगा, विधि बन जाएगा, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। कानून बन जाएगा, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही है जैसे वहां पर हम लोगों ने पढ़ा है। अधिकतम अवधि क्या होगी अध्यादेश जारी करने की? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने वहां निष्कर्ष निकाला था राष्ट्रपति वाले में कि 6 माह और 6 सप्ताह। क्यों? क्योंकि 6 महीने के भीतर बैठक बुलाना जरूरी है और जैसे बैठक शुरू होगी उसके बाद 6 सप्ताह के भीतर पारित करना जरूरी है। तो अधिकतम अवधि, किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है, लेकिन ये संविधान में वर्णन नहीं है, ये निष्कर्ष है, ये कंक्लूजन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है, ये संविधान में कहीं लिखा नहीं है। इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। इसके अलावा एक बात और हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जैसे जब कानून बनते हैं तो कानून बनने के दौरान राज्यपाल के पास कुछ शक्तियां होती हैं। जैसे हमने बताया कि राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, या कुछ ऐसे विधेयक हैं जिन पर कानून बनाने से पहले राज्यपाल को राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है। जैसे समवर्ती सूची के विषय पर अगर राज्य कोई कानून बना रहा है तो राज्यपाल को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर अनुमति लेनी आवश्यक है, तो वो अनुमति ले सकता है। तो ऐसे कुछ शर्तें हैं राज्यपाल के लिए कानून बनाने के लिए। तो जब ऐसे विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा तो उसे भी इन शर्तों का पालन करना होगा, उन्हें भी इन शर्तों का पालन करना होगा। इन्हीं शर्तों के अधीन अध्यादेश जारी होगा। यानी जो शर्तें कानून बनाने पर है वही शर्तें अध्यादेश जारी करने पर है। सीधी सी बात यह है कि जो शर्तें कानून बनाने पर है वही शर्तें अध्यादेश जारी करने पर है। अब बाकी अध्यादेश की आलोचना, अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा, ये सब कुछ वैसा ही है जो हम लोगों ने राष्ट्रपति के संबंध में चर्चा कर रखी है। शेष सी राष्ट्रपति का अध्यादेश, जो हम लोगों ने राष्ट्रपति के अध्यादेश में चर्चा कर रखी है, ये सब कुछ आप वैसे ही यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। उसकी समीक्षा है, उसकी आलोचना है, उसका कंक्लूजन है, सब कुछ वही होगा। यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए, अधिकतम अवधि के बाद हमने लिखा, ये जो बताई थी हमने कि लिखो, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर वही सीमाएं और शर्तें होंगी। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर वही सीमाएं और शर्तें होंगी जो
कानून बनाने के समय होती हैं, जो कानून बनाने के समय लागू होती हैं, जो कानून बनाने के समय लागू होती हैं। तो ये हो गया राज्यपाल की विधायी शक्तियां टोटल। अब विधायी शक्तियों के बाद हम लोग राज्यपाल की विवेकी शक्तियां पढ़ने जा रहे हैं। तो नहीं, न्यायिक शक्ति पहले पढ़ लेते हैं। जुडिशियल पावर, आर्टिकल 161। जुडिशियल पावर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। अब जब हम लोग राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में आर्टिकल 72 के अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा की है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा ठीक वैसी ही है। डिफरेंस केवल ये आता है, अंतर केवल ये आता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति जिन शक्तियों का प्रयोग करता है वो संघ के कानूनों के अंतर्गत करता है, यानी संसद ने जो कानून बनाए हैं उनके अंतर्गत करता है। राज्यपाल जिन शक्तियों का प्रयोग करता है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, यानी राज्य की जो विधायी शक्ति है उसके अंतर्गत जो कानून बने हैं उन कानूनों के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करता है। तो एक एक अंतर तो ये है। दूसरी बात यह है कि राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं दिया गया है और सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं दिया गया है। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, कम कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। अगर मृत्युदंड दिया गया है किसी को तो मृत्युदंड को कम करके वो आजीवन कारावास में बदल सकता है, ये कर सकता है राज्यपाल। लेकिन वह मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि क्षमा करने का मतलब है व्यक्ति को निर्दोष की स्थिति में ला देना, इनोसेंट की स्थिति में ला देना। तो वो ऐसा नहीं कर सकता, बाकी काम कर सकता है। तो राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। और सेना न्यायालय ने जो दंड दिए हैं, सेना का अपना अलग न्यायालय होता है जहां सेना के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे चलाए जाते हैं। अगर सेना के न्यायालय ने कोई दंड दिया है तो सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी वो क्षमा नहीं कर सकता, कम कर सकता है, क्षमा नहीं कर सकता। ये दो पावर उसकी लिमिटेड है यहाँ पर। बाकी सब कुछ वैसा ही है, क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंब, जैसा हम लोगों ने राष्ट्रपति के संबंध में पढ़ा है। तो राष्ट्रपति के ही समान है, इसकी आलोचना, उसकी जो केसेस हैं वो केसेस भी सिमिलर हैं। जैसे इप्रू सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मुकदमा हम लोगों ने लिखा है, तो जो जजमेंट है वो राज्यपाल के लिए भी है और राष्ट्रपति के लिए भी है, दोनों के लिए है। तो लिख लो, यहाँ पर लिखो, राज्यपाल राज्यपाल मृत्युदंड और सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड, राज्यपाल मृत्युदंड और सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा नहीं कर सकता। राज्यपाल मृत्युदंड और सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त उसकी न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियों के समानांतर हैं। इसके अतिरिक्त उसकी न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के समानांतर हैं। तो ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के ये हो गया। बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसा हमने आपको बताया है। अब राज्यपाल की विवेकी शक्तियां, अंतिम शक्ति। डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। हमने जब प्रेसिडेंट पढ़ा था, राष्ट्रपति पढ़ा था, तो हमने राष्ट्रपति के संदर्भ में यह चर्चा की थी कि संविधान राष्ट्रपति को कोई विवेकी शक्तियां नहीं सौंपता। यद्यपि कुछ ऐसे अवसर हैं संविधान में जो अलग अलग प्रावधानों में लिखे गए हैं, उनकी व्याख्या करते हुए राष्ट्रपति ऐसे अवसर निकाल लेता है जहां वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। विवेक का प्रयोग करने का आशय है, या विवेकी शक्तियों का आशय है, कि वहां वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य नहीं करेगा, वहां वह अपनी मर्जी से कार्य करेगा। राष्ट्रपति के लिए ऐसे अवसर नाम मात्र के हैं, सीमित हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति को विवेकी शक्तियां नहीं सौंपता। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर को संविधान विवेकी शक्तियां सौंपता है। आर्टिकल 163 की भाषा याद करो। आर्टिकल 163 जब हम लोगों ने कार्यपालक शक्तियों में कल पढ़ा है, तो हमने आर्टिकल 163 में आपको क्या बताया? हमने आर्टिकल 163 में लिखाया कि उन समस्त बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल से विवेक के अनुसार कार्य करना अपेक्षित है, अन्य बातों पर सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो आर्टिकल 163 क्लॉज 1 यह अपेक्षा करता है कि राज्यपाल विवेक से कार्य कर सकता है। कहां और कैसे, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, संविधान बताता है कि वह कहां और कैसे विवेक से कार्य कर सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये मौका देता है राज्यपाल को कि वह विवेक से निर्णय ले। कैसे, अभी आगे बताते हैं आपको। और अगर आर्टिकल 163 यह भी कहता है कि यदि राज्यपाल ने विवेक के अनुसार कोई निर्णय लिया है तो उसे इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा कि उसे विवेक का प्रयोग करना था या नहीं। इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि राज्यपाल ने जो विवेक के अनुसार निर्णय लिया है, राज्यपाल को विवेक के अनुसार कार्य करना था या नहीं, ये चुनौती नहीं दी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर राज्यपाल विवेक का दुरुपयोग करेगा तब चुनौती अवश्य दी जाएगी, तब चुनौती अवश्य दी जाएगी। विवेक का अगर मिसयूज होता है, दुरुपयोग होता है, राजनीतिक संकीर्णता के आधार पर प्रयोग होता है, यानी विवेक में मनमानापन दिखाई पड़ता है, तब चुनौती अवश्य दी जा सकती है। लेकिन इस ग्राउंड पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि इस विषय पर राज्यपाल को विवेक से निर्णय लेना था या नहीं लेना था।
इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। यानी यहाँ राज्यपाल को ब्लैंकेट इम्यूनिटी दी गई है, एक तरीके से पूरा अधिकार दिया गया है कि वो अपनी मर्जी से निर्णय ले सकता है, काम कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसे अवसर हैं जहां उसे विवेक से कार्य करने की छूट है। जैसे मुख्यमंत्री से वो कुछ विषयों पर सूचनाएं मांग सकता है, मंत्रिपरिषद के विषयों को विचार के लिए रखने के लिए कह सकता है, मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखने के लिए कह सकता है। 5वीं और 6वीं अनुसूची के प्रशासन से संबंधित विषय है, जब वह संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक के रूप में काम करे। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, इन राज्यों इत्यादि इन राज्यों के राज्यपालों को भी कुछ विवेक से कार्य करने की अलग अलग मामलों में छूट प्रदान की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यपाल को विवेक के अनुसार निर्णय लेने की छूट दी गई है, वह विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। तो कहां कहां और कैसे कार्य कर सकता है, हम लोग इसको लिखाते हैं। लिखो राज्यपाल की विवेकी शक्तियों में, लिखो आर्टिकल 163, लिखो अनुच्छेद 163, आर्टिकल 163 के अनुसार आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल संविधान के अनुसार कुछ अवसरों पर स्वविवेक से, अपने विवेक से निर्णय ले सकता है, स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। अर्थात ऐसे अवसरों पर वह मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्णय नहीं लेगा। ऐसे अवसरों पर वह मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्णय नहीं लेगा। और आर्टिकल 163 क्लॉज 2 के अनुसार, अनुच्छेद 163 ब्रैकेट में 2, आर्टिकल 163 क्लॉज 2 के अनुसार यदि राज्यपाल ने विवेक के अनुसार कोई निर्णय लिया है, तो न्यायालय में उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि उसे विवेक के अनुसार कार्य करना था या नहीं। इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि उसे विवेक के अनुसार कार्य करना था या नहीं। पैरा चेंज करके लिखो, यद्यपि उच्चतम न्यायालय का मानना है कि वह इस बात की जांच कर सकता है कि राज्यपाल ने विवेकी शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं किया है। विवेक के आधार पर कार्य किया ही नहीं जांचेगा, लेकिन दुरुपयोग किया है जांच कर सकता है। विवेकी शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं किया है, इसका मतलब है राजनीतिक आधार पर प्रयोग किया हो, स्वार्थ के आधार पर प्रयोग किया हो, इसका अर्थ यह है। पैरा चेंज करके लिखो, संविधान में निम्नलिखित अवसर वर्णित किए गए हैं जब राज्यपाल विवेक से कार्य कर सकता है। संविधान में निम्नलिखित अवसर वर्णित किए गए हैं जब राज्यपाल विवेक से कार्य कर सकता है। डैश। पहला पॉइंट लिखो, मुख्यमंत्री से कोई सूचना मांगना। ब्रैकेट में लिखो आर्टिकल 167 बी। ये बात आर्टिकल 167 बी में, आर्टिकल 167 वैसा ही है जैसे राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 78 पढ़ा है हम लोगों ने। प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य, ऐसे ही आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य है। ठीक वैसा ही है, कोई अंतर नहीं है, बस राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल है, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री है, बस बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो पहला हमने बताया आपको कि मुख्यमंत्री से सूचना मांगना। दूसरा पॉइंट लिखो, किसी मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवाने के लिए मुख्यमंत्री को कहना, कमा, यदि मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो ये इसके आगे लिख लेना आर्टिकल 167 क्लॉज सी। अगला लिखो, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। अगला पॉइंट, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। नेक्स्ट पॉइंट, 5वीं अनुसूची के संबंध में, वो हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए शॉर्ट में लिख लो। 5वीं अनुसूची के संबंध में क्या होती है, क्या शक्तियां दी गई हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे। अगला लिखो, 6ठी अनुसूची के संबंध में, 6 शेड्यूल के संबंध में। अगला पॉइंट, जब वह किसी संघ राज्य क्षेत्र
जब वह किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में जब वह किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में अतिरिक्त कार्य कर रहा हो जब वह किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में अतिरिक्त कार्य कर रहा हो। अगला पॉइंट, असम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम को खनिज उत्खनन, मिनरल एक्सप्लोरेशन, खनिज के उत्खनन होने से, खनिज उत्खनन से मिलने वाली रॉयल्टी, उससे जो मिलने वाला पैसा है, मिलने वाली रॉयल्टी का निर्धारण या विवाद का समाधान करना। अगला लिखो, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए एवं गुजरात के कच्छ एवं सौराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए और गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के लिए अलग अलग विकास बोर्ड की स्थापना करना। यह हो जाएगा आर्टिकल 371। अगला पॉइंट लिखो, नागालैंड के नगा हिल और त्वेनसांग, हिल क्षेत्र में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में आर्टिकल 371 क्लॉज ए, ब्रैकेट में लिखो आर्टिकल 371 क्लॉज ए। अगला लिखो, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में आर्टिकल 371 क्लॉज सी, कैपिटल सी, आर्टिकल 371 क्लॉज सी। अगला लिखो, सिक्किम में शांति और विभिन्न वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करने के संबंध में आर्टिकल 371 एफ। अगला पॉइंट लिखो, अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था के संबंध में आर्टिकल 371 एच, अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था के संबंध में आर्टिकल 371 एच। और हालांकि आर्टिकल उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैंने रेफरेंस के लिए लिखा दिए हैं। और अंतिम लिखो इसमें, कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में अलग विकास बोर्ड स्थापित करने के संबंध में आर्टिकल 371 जे। इन संबंधों में ये विवेकी शक्तियां हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं। पैरा चेंज करके लिखो। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अवसर भी हैं जहां राज्यपाल विवेक का प्रयोग कर सकता है, और ये संविधान में वर्णित नहीं है। जैसे डैश, पहला पॉइंट लिखो, जब त्रिशंकु विधानसभा हो तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। यानी जब त्रिशंकु विधानसभा का मतलब है किसी भी दल को बहुमत न मिले, जैसे त्रिशंकु लोकसभा पढ़ी है वैसे ही, जब त्रिशंकु विधानसभा हो तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। क्योंकि कई दल होते हैं, बहुमत किसी को नहीं मिला होता तो किसकी सरकार बनेगी, राज्यपाल तय करेगा। अक्सर इस कारण से विवादों में आ जाता है। अगला पॉइंट लिखो, मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना। अगर उसे लगता है कि भाई बहुमत खो दिया है तो कह सकता है, मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना। अगला पॉइंट, राज्य में नेतृत्व की अनिश्चितता में उथल पुथल मच गई, दल बदल हो गया, इधर से लोग उधर भाग रहे हैं, तब क्या होगा? तो राज्य में नेतृत्व की अनिश्चितता में। अगला पॉइंट, जब मंत्रिपरिषद विधानसभा में विश्वास खो दे, ये वैसे ही जैसे वहां लिखा है राष्ट्रपति के बारे में, जब मंत्रिपरिषद विधानसभा में विश्वास खो दे और विधानसभा भंग करने की सिफारिश करे, तो यहां पर फिर वो राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है कि राज्यपाल बात माने या ना माने।
अब राज्यपाल की भूमिका की समीक्षा हम लोग करेंगे। तो राज्यपाल के बारे में कहा जाता है कि राज्यपाल राज्य में दोहरे ताज पहनता है। दोहरे ताज पहनता है यानी दोहरी भूमिका निभाता है। कैसे दोहरी भूमिका निभाता है? एक तो राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की कि वह राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है और राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में अपनी प्रभावी भूमिका निभाता है। दूसरा, यह भूमिका कहीं लिखी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखी नहीं है, लेकिन व्यवहार में वह ऐसी भूमिका निभाता है। संघ के, संघ मतलब संघ सरकार, संघ मतलब आरएसएस मत समझ लेना, तो सरकार लिख दे रहा हूं, वैसे संघ ही लिखा जाता है, संघ मतलब यूनियन, संघ के एजेंट के रूप में, एजेंट के रूप में। तो वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन राज्यपाल के लिए जो रोल डिजाइन करता है वो यही है कि वह राज्य का संवैधानिक प्रधान है और संवैधानिक प्रधान के नाते उसे मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना चाहिए। ये बात राम जवाया कपूर के मामले में, शमशेर सिंह के मामले में, इन सब मामलों में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है। लेकिन राज्यपाल व्यवहार में संघ सरकार के एजेंट के रूप में भी काम करने लगता है, व्यवहार में काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं, जैसे मान लो राज्य में कोई संकट है, तो राज्य के संकट के विषय में रिपोर्ट देना संघ सरकार को राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि आर्टिकल 355 ये कहता है कि राज्य में शांति बनी रहे और राज्य का शासन संविधान के अनुसार चले, ये देखना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। अब भारत सरकार इस बारे में अगर रिपोर्ट लेना चाहेगी तो किससे लेगी? टेलीविजन चैनल से तो मांगेगी नहीं, पत्रकारों से तो मांगेगी नहीं। संवैधानिक पद पर जब राज्यपाल बैठा है तो राज्यपाल से रिपोर्ट मांग सकती है। तो ऐसी दशा में जहां ऐसी आवश्यकता बन पड़ती है, वहां राज्यपाल संघ के एजेंट के रूप में भूमिका निभाने लगता है। ये उसकी हमेशा की भूमिका नहीं होती, लेकिन यदा कदा, जैसे बंगाल की स्थिति है, तो बंगाल की स्थिति के बारे में राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी जा सकती है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं पर राज्यपाल संघ के एजेंट के रूप में काम करने लगता है। उसकी ये निरंतर भूमिका नहीं होती। दूसरी बात, जैसे कोई विधेयक राज्य विधानमंडल पारित करना चाहता है और उस विधेयक में कुछ गड़बड़ियां हैं, राज्यपाल नहीं चाहता कि कानून बने क्योंकि वो देश के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, तो वह ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेता है। तो जब वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेता है, तब भी वो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में, संघ के एजेंट के रूप में काम करने लगता है। तो संघ के एजेंट के रूप में उसकी भूमिका वर्णित नहीं है, लिखी नहीं है कि वो काम करेगा, लेकिन व्यवहार में वो संघ के एजेंट के रूप में रोल प्ले करने लगता है। जब राज्यपाल संघ के एजेंट के रूप में अपनी भूमिका निभाने लगता है, तो राज्यपाल की भूमिका विवादों में ज्यादा आ जाती है और यहीं से राज्यपाल के पद पर विवाद शुरू हो जाते हैं। 1967 तक राज्यपाल की भूमिका को लेकर के, राज्यपाल के पद को लेकर कोई विवाद नहीं थे, क्योंकि केंद्र में और राज्यों में सभी स्तरों पर एक ही दल की सरकार थी, इसलिए विवाद की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जैसे ही 1967 में आधे राज्यों में संघ में शासन करने वाले दल से अलग दल की सरकार बनी, वैसे ही राज्यपालों की भूमिका धीरे धीरे विवादों में घिरने लगी। इस बात का अगर निष्कर्ष निकालें तो सीधा निष्कर्ष ये है कि विवाद का मुख्य कारण राजनीतिक है, और ये बात सच है कि विवाद का मुख्य कारण राजनीतिक है। लेकिन फिर भी अन्य फैक्टर रहे हैं जिस कारण से राज्यपाल का पद धीरे धीरे विवादों में घिरता चला गया। राज्यपालों ने जिस तरीके से विगत वर्षों में भूमिका निभाई है, वो भूमिका कभी कभी अच्छी नहीं रही है। जैसे एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको इस बात को समझाना चाहेंगे। जब उत्तर प्रदेश में रोमेश भंडारी राज्यपाल हुआ करते थे, तो वहां मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह अपने आवास पर सो रहे थे। रोमेश भंडारी ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। अब राज्यपाल को यह सब षड्यंत्र नहीं करना चाहिए, लेकिन किया उन्होंने। रोमेश भंडारी ने रात के 12 बजे के बाद जगदम्बिका पाल, हालांकि जगदम्बिका पाल पाला बदल चुके हैं, पहले कांग्रेस में थे जब ये घटना घटी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे, लेकिन अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। जो अभी वक्फ बोर्ड पर एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है, वो उस कमेटी के चेयरमैन भी हैं इस समय। ये वही जगदम्बिका पाल है, उत्तर प्रदेश से ही चुनकर आते हैं लोकसभा में। तो जगदम्बिका पाल को रातों रात उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। वर्तमान मुख्यमंत्री है, जिंदा है, पद पर है, विश्वास बना हुआ है, सब कुछ है। लेकिन राज्यपाल ने राज्यपाल भवन में बैठे बैठे ये निष्कर्ष निकाल लिया कि मुख्यमंत्री ने अपना बहुमत खो दिया है, इसलिए अब नए मुख्यमंत्री की जरूरत है। मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कि उसने अपना बहुमत खो दिया, वो सो रहा है आराम से घर में। राज्यपाल ने अपने घर में बैठ करके निष्कर्ष निकाल लिया और राज्यपाल ने राज्यपाल भवन में ही नए मुख्यमंत्री को शपथ दिला ली और जगदम्बिका पाल को कहा कि जाओ मुख्यमंत्री बन के बैठो। भाई रात के 12 बजे के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय खुला, जगदम्बिका पाल बैठ गए, मुख्यमंत्री बन के बैठ गए। मौका मिला था, सबने कल्याण सिंह को जगाया कि उठो, क्यों सो रहे हो, डकैती पड़ गई तुम्हारे कार्यालय में, राज्यपाल ने डाका डाल दिया है, अब तुम आज से मुख्यमंत्री नहीं हो, बाहर निकलो, अब तुम भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए हो, तुम्हारा कार्यकाल खत्म हो गया अचानक। अब जब भाई मुख्यमंत्री को जगाया गया तो मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जगाया कि उठो, तुम उठो, मेरे कार्यालय में डकैती पड़ गई है, और राज्यपाल ने डकैती डाल दी और दूसरे को कौन कहे। तो फिर बात आगे बढ़ी, उच्च न्यायालय में मुकदमा हुआ, उच्च न्यायालय ने निर्णय मामले की सुनवाई की और उच्च न्यायालय में निर्णय दिया। उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ये राज्यपाल का कदम गलत है और फिर से जगदम्बिका पाल को रद्द करके, उनकी नियुक्ति को रद्द करके और कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। कल्याण सिंह अपने पद पर बने रहे। लेकिन इस तरीके की डकैती का काम भी राज्यपालों ने किया। ये डकैती है, सीधी सीधी डकैती है पद पर। राज्यपालों को ऐसी भूमिका शोभा नहीं देती, लेकिन राज्यपाल अपने केंद्र में सरकार को खुश करने के लिए कि जो केंद्र की सरकार ने हमको नियुक्त किया है, हम उसको खुश कर सकें, इस तरीके की हरकतें करता रहा है। तो ये एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल है। हालांकि जगदम्बिका पाल को भूतपूर्व मुख्यमंत्री नहीं माना जाता। वो उन्होंने उच्च न्यायालय में कहा कि भाई भले ही हमको राज्यपाल ने एक ही दिन का मुख्यमंत्री बनाया था, एक ही दिन बाद हम मुख्यमंत्री नहीं रहे, उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, लेकिन एक दिन तो रहे, शपथ तो ले लिए, हमको भूतपूर्व मुख्यमंत्री का दर्जा दे दो, क्योंकि भूतपूर्व मुख्यमंत्री का दर्जा मिलने से बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। उच्च न्यायालय ने नहीं दिया, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि जनाब तुम दे दो पूर्व मुख्यमंत्री का दर्जा, उच्चतम न्यायालय ने फटकार के भगा दिया। तो एक तो डकैती करवाते, ऊपर से कहते हो भूतपूर्व मुख्यमंत्री का दर्जा दे दें।
तो फिलहाल न्यायालय का डिसीजन सही था, उन्हें भूतपूर्व मुख्यमंत्री का दर्जा नहीं दिया गया क्योंकि वो सब कुछ असंवैधानिक था, गलत तरीके से किया गया कार्य था जो राज्यपाल के साथ सांठगांठ करके किया गया। तो राज्यपालों ने इस तरीके का रोल भी प्ले किया है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बिहार का देता हूँ। बिहार में राज्यपाल थे बूटा सिंह, वहां चुनाव हुए। चुनाव ये उस समय की बात है जब पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तब भी बड़े संघर्ष से बने थे पहली बार जब। तो वहां पर चुनाव कांग्रेस और राजद यानी लालू यादव की पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, और बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। तो राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो आपको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको केवल नाम दे रहा हूँ। बाकी हम लोग एग्जाम में ऐसा कुछ लिख नहीं सकते। राज्यपाल का नाम लिख सकते हैं बस, मुख्यमंत्रियों का नाम नहीं लिख सकते, राजनीतिक दल का नाम नहीं लिख सकते, राज्यपाल का नाम लिखा जा सकता है। तो जब चुनाव हुआ, तो चुनाव होने के बाद किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, न तो नीतीश कुमार वाला जो गठबंधन था उसे, और न ही कांग्रेस और लालू वाला जो गठबंधन था उसे, किसी को बहुमत नहीं मिला। जो निर्दलीय थे और दो एक छोटे छोटे दल थे, वो नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे थे, वो लालू और कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि सरकार नीतीश की बननी तय थी अगर गठबंधन की बनती तो, लेकिन चूंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए बूटा सिंह ने सोचा कि भाई हम अपने आका को खुश करें। वो भी कांग्रेसी नेता रहे, भारत सरकार में गृहमंत्री भी रहे, कांग्रेसी नेता थे। तो उन्होंने ये तय किया कि हमको खुश करना है केंद्र सरकार को, केंद्र में शासन करने वाले दल को, कांग्रेस को खुश करना है, तो करें कैसे? तो उन्होंने तय किया कि किसी की सरकार नहीं बनने देंगे, या तो सरकार बनेगी तो कांग्रेस और लालू की मिलकर बनेगी, और नहीं तो किसी की नहीं बनेगी। जबकि कांग्रेस और लालू की बन नहीं रही थी क्योंकि जो निर्दलीय थे वो उनको समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे, छोटे दलों को समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे, वो नीतीश को समर्थन करने के लिए तैयार थे, और नीतीश की सरकार बनने नहीं देना चाहते थे। नतीजा ये हुआ। लेकिन अब विधानसभा का चुनाव हो गया, निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को लिस्ट सौंप दी। अब राज्यपाल की जिम्मेदारी थी कि विधानसभा के गठन की घोषणा करें, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करें। जैसे केंद्र में पढ़ा ना हम लोगों ने कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, और प्रोटेम स्पीकर फिर सारे सदस्यों को शपथ दिलाता है। फिर ऐसे ही राज्य में भी होता है कि राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा, प्रोटेम स्पीकर सारे सदस्यों को शपथ दिलाएगा, फिर स्पीकर चुना जाएगा विधानसभा का, फिर विधानसभा की बैठक होगी, राज्यपाल भाषण देगा, फिर ये सारे कार्य होते हैं। जैसे केंद्र में हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी, वो सारे काम होते। लेकिन ये तो तब होता ना जब किसी दल को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता। जिस दल को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं उसी दल के जिस नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है उसी के परामर्श से ये सारा कार्य होता। अब उन्हें तो बनाना कांग्रेस और लालू को था, उनको बहुमत नहीं था, तो राज्यपाल ने यह तय किया विधानसभा भंग कर देते हैं। अब देखो, विधानसभा गठित नहीं हुई, क्योंकि विधानसभा का गठन तब माना जाता है निर्वाचन के बाद जब राज्यपाल गठन की अधिसूचना जारी करता है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, उन्हें बुलाता है कि भाई आओ और इन सबको शपथ दिलाओ जिससे आगे की कार्यवाही शुरू की जा सके। तभी माना जाता है कि राज्यपाल ने विधानसभा गठित कर दी। अब यहाँ वो विधानसभा उन्होंने गठित नहीं की, क्योंकि विधानसभा गठित करने का मतलब सरकार बन गई, सरकार वो बनाना नहीं चाहते थे नीतीश की, तो उन्होंने बिना ये सब काम किए हुए, बिना विधानसभा का गठन किए हुए विधानसभा भंग कर दी। अब ये तो असंवैधानिक काम था, बिल्कुल असंवैधानिक कार्य था। नतीजा ये हुआ कि उच्चतम न्यायालय में मुकदमा गया। उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल को फटकार लगाई कि गलत बात है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, संविधान की गरिमा का ध्यान रखिए। और उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि सरकार बनवाई जाए। तो उच्चतम न्यायालय के निर्देश से फिर विधानसभा की बैठक बुलाई गई। विधानसभा की बैठक में नीतीश कुमार ने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया क्योंकि सारे निर्दलीय उनके साथ थे, और फिर नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने। तो उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से बने, राज्यपाल नहीं चाहते थे। राज्यपाल का ये काम नहीं है कि किस दल का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, किस दल का व्यक्ति नहीं बनेगा, ये ठीक नहीं है। तो राज्यपालों ने इस तरीके से जाकर के भूमिकाओं का निर्वाह किया है जिसने राज्यपालों के पद और राज्यपालों की गरिमा को क्षति पहुंचाई है। हालांकि जब हम लोग राज्यपाल की इस भूमिका की विवेचना करते हैं तो इसमें हम केवल एक पक्षीय दृष्टिकोण से अब चर्चा नहीं कर सकते। इसमें दूसरा पक्ष मुख्यमंत्री का भी है, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी यदाकदा उचित दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। जैसे अभी हाल के कुछ एग्जाम्पल हैं। दूसरी बात, राज्यपालों ने कभी कभी राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्य किया है, तभी राज्यपालों का पद विवादों में आता है। पॉलिटिकल एजेंट को राज्यपाल बना देते हैं तो वो पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम करने लगता है, यानी राज्यपाल पद का राजनीतिकरण हो जाता है। तो राज्यपाल पद के राजनीतिकरण से भी राज्यपाल की भूमिका विवादों में आ जाती है। तो विवाद और उसकी विवाद हम लोग और अभी मुख्यमंत्री वाला जो पहलू है वो भी हम लोग शामिल कर लेंगे। तो ये सारी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज थोड़ा सा लिख लो, क्योंकि आज पूरी चर्चा इसकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो थोड़ा सा लिखो। राज्यपाल की भूमिका लिख लो, बाकी विवाद वाला हिस्सा हम लोग कल लिखेंगे। लिखो तो हेडिंग पहले, राज्यपाल राज्य में दोहरे ताज पहनता है। राज्यपाल राज्य में दोहरे ताज पहनता है, अर्थात वह दोहरी भूमिका का निर्वाह करता है, अर्थात वह दोहरी भूमिका का निर्वाह करता है। डैश पहला लिखो, पहला लिखो, राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में। राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में लिखो, राज्यपाल, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान है, राज्य का संवैधानिक प्रधान है। राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही उसके नाम से की हुई कही जाती है। राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही उसके नाम से की हुई कही जाती है। यद्यपि वह संसदीय परंपरा के अनुरूप कार्य करता है, यद्यपि वह संसदीय परंपरा के अनुरूप कार्य करता है, अतः राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य, राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य के मामले में, राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह राज्य का औपचारिक प्रधान है,
वह राज्य का औपचारिक प्रधान है, फॉर्मल हेड है, यानी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट लिखो, संघ सरकार के एजेंट के रूप में, संघ सरकार के एजेंट के रूप में संविधान राज्यपाल को यह भूमिका प्रदान नहीं करता, संविधान राज्यपाल को यह भूमिका प्रदान नहीं करता, किंतु किंतु संविधान राज्यपाल को यह भूमिका प्रदान नहीं करता, किंतु व्यवहार में राज्यपाल इस प्रकार की भूमिका का निर्वाह यदा कदा करता है, व्यवहार में राज्यपाल इस प्रकार की भूमिका का निर्वाह यदा कदा करता है। जैसे राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, जैसे राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, कमा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित करना आदि। किंतु व्यवहार में कभी कभी राज्यपाल एक राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्य करने लगा है, किंतु व्यवहार में राज्यपाल कभी कभी एक राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्य करने लगा है, जिसने राज्यपाल के पद एवं भूमिका को विवादित बना दिया है, राज्यपाल के पद एवं भूमिका को विवादित बना दिया है। अब जो विवाद है, इस विवाद की चर्चा हम लोग फिर कल करेंगे कि राज्यपाल की भूमिका को लेकर के जो डिस्प्यूट हैं, जो विवाद हैं, उन विवादों के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। और कल फिर बाकी जो राज्य की कार्यपालिका के जो अन्य अंग हैं, जिसमें राज्य की मंत्रिपरिषद है, मुख्यमंत्री है, महाधिवक्ता है, फिर इन सारे अंगों के विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज समय समाप्त हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन ले लेते हैं आपके, चैट ऑन करते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके। तो चलो फिर क्वेश्चन पूछो, अगर कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ओके। ठीक, धन्यवाद। फिल्म्स को कैसे, लाइव क्वेश्चन चला गया ऊपर। देखो, फिल्म्स को क्वालिफाई करने के लिए, मेन को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तो कोई भी स्टेज नहीं निकलेगा, चाहे प्री हो चाहे मेन हो। किसी भी स्टेज को निकालने के लिए प्री मेन इंटरव्यू कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पहली रिक्वायरमेंट है। समझना, चीज़ों को समझो, जो पढ़ा रहे हैं समझते चलो, समझ करके लिखते चलो, लिखने के बाद याद करते चलो, रिवाइज करते चलो, याद करते चलो, फिर उसके आधार पर प्रैक्टिस करो। प्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मेन एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस करनी है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यूअस करते रहना है, तब जा करके आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए नोट्स कैसे, नोट्स जैसे मैं ये जो मैं बना रहा हूँ, ये प्रीलिम्स के नोट्स ही हैं, जो मैं आपको लिखाता चल रहा हूँ। ये प्रीलिम्स का भी नोट्स है, मेन का भी नोट्स है। ये नोट्स ही लिखवा रहा हूँ, और क्या लिखवा रहा हूँ, ऐसे ही बनेगा नोट्स। जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ऐसे नोट्स बनते हैं। राज्यपाल के पास वीटो, वीटो का मतलब है रोकना, अनुमति रोकने को ही तो वीटो कहते हैं। तो राज्यपाल विधेयकों पर अनुमति रोक लेता है, वो भी वीटो है। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देता है, वो भी वीटो है। तो वीटो का मतलब है अनुमति रोक लेना, तो किसी भी रूप में रोक ले तो वीटो तो हो ही गया वो। अच्छा, कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। अरे जाने तो, छोटी सी दुनिया है, छोटा सा संसार है, कहाँ आपस में लड़ रहे हो। आपस में सहयोग की भावना रखो, एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना रखो। अगर इस छोटे से ग्रुप में नहीं आपसी सहयोग बना पाओगे तो पूरे जिले में कैसे काम करोगे, आप सबसे सहयोग बनाए रखते हुए। समाज में कैसे अपेक्षा करेंगे हम लोग कि सब में सहयोग बना रहे। तो आपस में मतभेद हो सकते हैं, वो स्वाभाविक सी बात है। आप किसी विचार के समर्थक होंगे, दूसरा किसी विचार का समर्थक होगा, मतभेद स्वाभाविक है। परिवार में होते हैं, 5 लोग हैं तो 5 लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। लेकिन ये मतभेद मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद होगा तो झगड़ा होगा, मतभेद तो अच्छी चीज़ है। आप किसी विषय पर जो आपके विचार हैं, हो सकता है अच्छे ना हो, दूसरे के विचार अच्छे हो, तो आप दूसरे के विचार सुन करके अच्छा काम कर सकते हैं। तो अवॉइड करो चीज़ों को। मैंने चैट इसीलिए क्लास के दौरान रोक रखा है, क्योंकि 1 घंटे 50 मिनट, 45 मिनट, 55 मिनट की क्लास होती है। इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो जितने देर हम लोग पढ़ें, फिर कंसंट्रेट होकर पढ़ें, हम लोग फोकस्ड होकर के पढ़ें, सारी चीज़ भूल कर पढ़ें, सारी चीज़ छोड़ करके पढ़ें, सिर्फ पढ़ें और सिर्फ समझें। तो हमारा फोकस सिर्फ पढ़ने और सिर्फ समझने पर होना चाहिए। तो इस तरीके से जब अ, पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। किसी ने लिखा है आप भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अच्छा, इसमें पॉलिटिक्स नजर आ गई, बड़ी अच्छी बात है। चलो, तुम्हारी सोच तुम्हें मुबारक है, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें मुबारक है।
लेकिन मेरे कहने का आशय ये है, मैंने क्लास के दौरान अपना चैट इसीलिए ऑफ करवाया है कि आप पढ़िए ना। बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए तो फिर चैट अंत में है ही, तो बाकी चीज़ों के लिए तो फिर अंत में हम लोग क्वेश्चन आंसर करते ही हैं, लेकिन शुरू में पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। और नहीं पढ़ोगे तो फिर नुकसान आपका है। ये समय पढ़ने में यूटिलाइज कर लोगे तो ये जो समय 1.5 घंटे निकल गया, अब ये ज़िंदगी में दोबारा 2 घंटे निकल गया, ये ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं आना, चाहकर भी नहीं ला सकते। तो बेहतर है कि वो समय यूटिलाइज किया जाए जो समय गुजर रहा है, जो समय बीत रहा है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कैसे करें? समझो। जब चीज़ों को समझना ही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है। जब आप चीज़ों को समझोगे तो इसी को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कहते हैं। तो जब पढ़ा रहे हैं, जब एक एक चीज़ बता रहे हैं, तो उसको समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, कैसे पद से हटाया जाता है, प्रसाद पर्यंत क्या होता है, ये सब मैंने बताया, तो इसको समझो कि इसका अर्थ क्या होता है। फिर जब 4-5 बार रिवाइज करोगे तब कंठस्थ होगा, तब याद होगा, उससे पहले याद नहीं होगा, उससे पहले याद नहीं होगा। तो चीज़ों को समझो, फिर बार बार रिवाइज करो। कैसे रिवीजन करना है, मैंने रिवीजन का तरीका भी बताया है, कैसे रिवाइज करना है। और जब रिवाइज उस तरीके से करोगे तो याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। और अगर एक बार फॉलो करके देखो, एक आध महीने अगर आपने वो फॉलो कर लिया, जो शेड्यूल मैंने बताया, तो 1 महीने के बाद फिर आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा। फिर आप खुद ही सारी चीज़ें छोड़ दोगे, केवल पढ़ने पर फोकस करोगे। तो पढ़ने पर फोकस करो, पढ़ने पर ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। बाकी सारी चीज़ें करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, बाकी सारी चीज़ें करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, खूब कर लेना। लेकिन पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। कम उम्र में नौकरी मिल जाएगी तो ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपके ऊपर तनाव और दबाव बढ़ते जाएंगे और आपकी क्षमता भी कम होती जाएगी उस तनाव और दबाव के अधीन। तो शुरुआती दौर में इसीलिए देखो, कम उम्र में सिलेक्शन पाने वाले लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यूपीएससी ये चाहता है कि सिविल सर्विसेज की आयु घटा करके 25-26 साल कर दी जाए, इससे ज़्यादा न रखी जाए, क्योंकि मैक्सिमम सिलेक्शन इसके भीतर हो जाते हैं। 25-26 के भीतर मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं। इसलिए जो सिविल सेवा की उम्र है, यूपीएससी की उम्र है, वो 25-26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो है पॉलिटिकल, कि जो सरकार उम्र सीमा को कम कर देगी वो अपनी लोकप्रियता खो देगी। सरकार में लोकप्रियता तभी बनी रहती है जब वो उम्र सीमा बढ़ा देती है। तो सरकारें उम्र सीमा आकर के बढ़ाती रही हैं, जिससे कि उन्हें वोट मिलता रहे, वो लोकप्रिय बनी रहे। तो उसमें नुकसान सरकारों का नहीं है, उसमें नुकसान हमारा ही है। क्योंकि अगर 25-26 साल में हमें पता लग गया कि हम सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते, तो 25-26 साल की उम्र में हमारे पास एनर्जी होती है, हम कुछ भी नया कर सकते हैं। जब 36 साल में हमको